Assalamu alaikum dear students. Welcome to MD Academy रिवीजन टेस्ट नंबर 4 और आज हम इसकी बायोलॉजी पोर्शन की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर हमारे पास है डाइजेशन का, सही। तो इंशाल्लाह आज हमारा डाइजेशन का चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले नंबर MCQ के ऊपर आते हैं एंड MCQ की स्टेटमेंट कह रही है कि विच हार्मोन, हमारे पास हार्मोन का नाम कौन सा है दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज। तो गैस्ट्रिक जूस हमारे पास जो स्टमक है और जिसके अंदर खुराक आ जाता है और स्टमक हमारे पास कुछ सिक्रीशंस करती हैं, उन सिक्रीशंस को कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। वो किस हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होती हैं? तो इजी आंसर तो हम इसमें लिख देंगे कि हमारे पास गेस्ट्रिन वो हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। बट आई वुड लाइक टू गो अ बिट डीपर इनटू दिस, और ये मेरे लेक्चर नोट्स थे और आई वुड एडवाइज़ यू कि अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आती या इस एक्सप्लेनेशन में चीज़ें ज़रा कम पड़ जाती हैं तो फिर आई वुड एडवाइज़ यू कि डिटेल के लिए वो लेक्चर देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, सही। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल मैंने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ था और मैंने कहा था कि स्टमक की जो हमारे पास लाइनिंग है, म्यूकोजा लाइनिंग, उसके अंदर हमारे पास इस तरीके के पिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये पिट्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं और इसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स हमारे पास मौजूद पाए जाते हैं इसमें? पहला सेल तो हमारे पास होता है इसमें म्यूकस सेल्स। तो म्यूकस सेल्स सरफेस के ऊपर होते हैं, ये वाले हमारे पास क्या है, म्यूकस सेल्स हैं। और ये हमारे पास क्या सिक्रीट करेंगे? ये हमारे पास म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीट करेंगे। और इनका क्या रोल है कि स्टमक की जो एसिडिटी है वो स्टमक की अपनी लाइनिंग को ख़राब ना करे, उसके लिए एक प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड लाइन है दैट आर पेराइटल सेल्स। और ये पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चीफ सेल्स आ जाते हैं। दीज चीफ सेल्स यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये चीफ सेल्स हैं, ये पेराइटल सेल्स हैं। इनको जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास ये जो पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन, वो पेप्सिन जो हमारे पास एंजाइम है जिसने प्रोटीन की आगे जाकर हमारे पास डाइजेशन करनी है, दैट इज सिक्रीट फ्रॉम द चीफ सेल्स। और पेप्सिन हमारे पास एडल्ट्स के अंदर सिक्रीट होता है, और जबकि जो प्रोरेनिन है वो हमारे पास किस में सिक्रीट होता है? इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला हमारा बेसिकली MCQ पॉइंट, एंड दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जिन्होंने हार्मोन्स को सिक्रीट करना है। तो इसमें हमारे पास G सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। इस गैस्ट्रिन का आगे काम है कि इससे स्टिमुलेट करना है हमारे पास इन पेराइटल सेल्स को भी और इन चीफ सेल्स को भी और इन म्यूकस सेल्स को भी। तो गैस्ट्रिक जूसेस इसने सिक्रीट करवानी है। जो S टाइप ऑफ सेल्स हैं वो हमारे पास सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं, और सोमैटोस्टेटिन का हमारे पास इनहिबिटरी रोल है। इनहिबिटरी ऑन व्हाट? इनहिबिटरी ऑन द गैस्ट्रिन भी, और इनहिबिटरी ऑन द पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स, ठीक है। तो इनको ये इनहिबिट करता है कि गैस्ट्रिक जूसेस ऑलरेडी ज़्यादा हो गई हैं, स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो अब आपने गैस्ट्रिक जूसेस को बंद कर देना है। फिर इसके अलावा हमारे पास एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स भी होते हैं और एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास हिस्टामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं। तो हिस्टामिन का तो आगे काम है हमारे पास एसिड के अंदर, स्टमक में एसिड को सिक्रीट करवाना, ये हिस्टामिन का काम है। और जो सेरोटोनिन होता है हमारे पास, इसकी बेसिकली गट की जो स्टमक की मोटिलिटी है, मोटिलिटी का मतलब ये होता है कि खुराक ने कितनी देर के लिए यहाँ पर ठहरना है, कब स्टमक ने एम्प्टी होना है, इसको मोटिलिटी कहा जाता है कि खुराक किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सेरोटोनिन हमारे पास कंट्रोल करता है। तो दैट वाज द समरी कि हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं और हर किसी का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये जो इंसुलिन है और साथ में हमारे पास जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये आ रहे हैं, तो ये हम बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन is activated to trypsin by which enzyme? बच्चों, लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे पास जो है तो एंटीरोकाइनेज कौन सिक्रीट करता है? ड्यूडेनल की लाइनिंग, ड्यूडेनम। और ये एंटीरोकाइनेज जाकर हमारे पास एक्ट करता है इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजिन के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ट्रिप्सिन। और ये किसका हार्मोन एंजाइम है? सॉरी, पेनक्रियास का एंजाइम है, ठीक है। क्योंकि ड्यूडेनम में जब खुराक आएगा तो पेनक्रियास से एंजाइम्स आएंगे, तो उन पेनक्रियास के एंजाइम में ट्रिप्सिनोजिन भी होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय द एंटीरोकाइनेज।
और ये बच्चों एक एमसीक्यू इसका इस तरीके से भी आता है कि ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर ही क्यों सीक्रेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इसको हमारे पास इसका एक्ट जो है वो ड्यूडेनम के अंदर है ताकि खुराक के ऊपर एक्ट करे, लेकिन इसको जो ला रही होती हैं वो रास्ते वगैरह वो भी हमारे पास बॉडी इंटरनल लाइनिंग ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है ना, तो ये कहते हैं कि अगर ये वहाँ से एक्टिवेटेड हो के निकले तो ये हमारी इंटरनल लाइनिंग को, हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है, तो ये वहाँ से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में निकलती है और फिर जिस जगह में इसने एक्ट करना है वहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। थर्ड एमसीक्यू है कि विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, अब कौन सा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, तो द करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, लैक्टियल्स इन विलाई। बच्चों विलाई का स्ट्रक्चर आप लोग जान लें। विलाई असल में होती क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को कहा था कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कि आपका सरफेस एरिया कितना है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ कि लेट से ए से लेकर बी तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इस लाइन की लेंथ कितनी है, और फिर अगर मैं ए से लेकर बी तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो मुझे ये बात बताएं कि कौन सी लाइन की लेंथ ज़्यादा है, कौन सी लाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ये जो यहाँ पर उभरी हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई है ना, इसको कहते हैं विलाय। और एक विलाय का स्ट्रक्चर क्या है, एक विलाय ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो बाउंड्री है उसके ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास एंडोथेलियम सेल्स होंगे जो कि इंटीरियर लाइनिंग बनाई हुई है किस चीज़ की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये वो वाले सेल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, ये सेल्स हैं हमारे पास एंडोथेलियल के। इसके अंदर हमारे पास एक लिम्फ वेसल होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल मौजूद है जिसको लैक्टियल कहा जाता है। ठीक है, और इस लैक्टियल के अंदर हमारे पास फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं और इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक नेटवर्क पाया जाता है किस चीज़ का, कैपिलरीज का, कैपिलरी का एक नेटवर्क पाया जाता है। तो ये हमारे पास वेलाई का एक स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। एंड लैक्टियल इज बेसिकली लिम्फेटिक वेसल जिसने डाइटरी फैट्स को एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। ठीक है, तो देखते हैं कि मिसमैच पेयर कौन सा है। स्टमक सेल चीफ सेल को क्या सिक्रीट करते हैं, फंक्शन हमारे पास है पेप्सिनोजेन, ये तो हमारे पास करेक्ट है। स्टमक सेल एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो फंक्शन उनका क्या है, हार्मोन को सिक्रीट करना, ये भी करेक्ट है हमारे पास। स्टमक सेल जो पेराइटल सेल्स है दे फंक्शन पेप्सिन, अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि पेप्सिनोजेन हमने कहा कि वो कौन सिक्रीट करता है, चीफ सेल्स, और पेराइटल सेल्स ने क्या सिक्रीट करना है, हमारे पास सिक्रीट करना है पेराइटल सेल्स ने HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बाइल। बाइल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें तो बच्चों जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि बाइल एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाई जाती। बाइल के अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, बाइल्स के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, बाइल के अंदर लेसिथिन जो कि फॉस्फेटाइल कोलिन है वो मौजूद होता है, और इनके अपने अपने फंक्शंस हैं जो कि लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते बाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय व्हाट। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझे कि इमल्सिफिकेशन क्या है, और यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन का जो फंक्शन है वो भी पता चल जाएगा और साथ में लेसिथिन का भी, और म्यूकस का तो आप लोगों को पता है कि क्या फंक्शन है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन बच्चों कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी फैट ड्रॉपलेट है ना, तो मैं आ जाऊँ और इसको मैं जो है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, और ये मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, फिजिकली मैं इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये मैंने कोई केमिकल रिएक्शन इसका नहीं किया हुआ, मैंने फैट्स को उनके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया हुआ, वो काम फिर हमारे पास लाइपेज का है। तो बाज़ औक़ात बच्चे गलत हो के इस MCQ का ऑप्शन लाइपेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि गलत है। लाइपेज ने केमिकल डाइजेशन करनी है, इमल्सिफिकेशन का काम फिजिकल डाइजेशन के अंदर है कि फिजिकली आप जो है तो ब्रेक डाउन कर रहे हो एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल को इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, और फिर लाइपेज ने इन स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी ड्रॉपलेट्स के ऊपर काम करना है और फिर इनको अब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो ये काम किस चीज़ का है? ये काम है बाइल सॉल्ट्स का। बाइल सॉल्ट्स ये करती हैं सपोनिफिकेशन की मदद से बड़े फैट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट करती है। इसमें इसकी जो हेल्प करता है वो लेसिथिन है, लेसिथिन भी इसकी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन मेन काम बाइल सॉल्ट्स का है। अच्छा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज़ व्हाट? इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो ये तो हम ज़रा एनाटमी देख लेते हैं स्टमक वॉल की। कि हमारे पास स्टमक को हमने यहाँ पर, ये एक डायग्राम आप लोग बच्चों देख लो। इसमें यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने उठाया हुआ है और उसको बड़ा करके स्टमक की लेयर्स को बयान किया हुआ है। तो स्टमक की 4 लेयर्स हैं। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं द म्यूकोजा। और म्यूकोजा के अंदर हमारे पास क्या है? म्यूकस ने सिक्रीट होना है, यानी म्यूकस लेयर को म्यूकोजा कहा जाता है, ठीक है। और इस जो म्यूकोजा है बाहर, तो इसने म्यूकस को सिक्रीट करना है, और ये अंदर तक जो है तो गया हुआ है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमारे पास, वो भी म्यूकोजा ही का हिस्सा है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक पिट्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की थी, कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके नीचे अगर आप लोग ये 3 वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसको सब म्यूकोजा कहा जाता है। सब का मतलब होता है नीचे, म्यूकोजा का मतलब होता है म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा, इसमें हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है। इसके अलावा हमारे पास जो मस्क्यूलरिस है, जिसके अंदर मसल्स मौजूद है जिन्होंने चर्निंग करनी है, ठीक है, तो वो मस्क्यूलरिस लेयर के अंदर होगी। आउटर लॉन्गिट्यूडनल हैं, मिडल सर्कुलर हैं, इनर ऑब्लिक हैं, ठीक है। और सबसे इंड के ऊपर हमारे पास सिरोजा पाया जाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी 4 लेयर्स हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो वही MCQ के ऊपर आते हैं कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज़ व्हाट? तो वो है हमारे पास म्यूकोजा। उसके बाद सब म्यूकोजा होगा, और उसके बाद मस्कुलरिस होगा, उसके बाद सिरोजा होगा। अच्छा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ड्यूडेनम? ड्यूडेनम की क्या शेप है? तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी हॉर्स शू शेप्ड, और कुछ बुक्स के अंदर सी शेप भी लिखा हुआ है। दोनों सेम है, दोनों से मुराद एक ही चीज़ है। कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो ये मेरे पास एसोफेगस आया, ये मेरे पास जो है तो स्टमक है, ठीक है। और स्टमक के बाद हमारे पास किस चीज़ ने स्टार्ट होना है? ड्यूडेनम ने। तो ड्यूडेनम मेरे पास इस तरीके का है, और फिर यहाँ से हमारे पास जो है तो इलियम वगैरह और जेजनम और इलियम जो है तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ सी शेप्ड, या हॉर्स शू भी हमारे पास इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, एंड दैट्स इज़ द ड्यूडेनम। अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलियम? इलियम का प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों? हमारे पास जो डाइजेशन होती है ना फूड की, वो ख़त्म हो जाती है किस जगह तक? वो जेजनम तक ख़त्म हो जाती है। तो इलियम ने क्या करना है? इलियम मैकेनिकल डाइजेशन तो नहीं कर सकता, ठीक है, एसिड सिक्रीशन भी नहीं कर सकता, एंजाइम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, क्योंकि डाइजेशन उससे नहीं करनी है। तो बीच में रह गया हमारे पास क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी फंक्शन इलियम का हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही है। विच फ्लैप ऑफ द कार्टिलेज टिल्ट्स डाउनवर्ड टू सीथ ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग? कौन सा फ्लैप होता है? ये तो हम जो है तो सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है तो एक इलास्टिक कार्टिलेज है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि ग्लॉटिस के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कार्टिलेज लगा हुआ है। कि ये हमारे पास ट्रेकिया है, ठीक है, और ये हमारे पास सॉरी लैरिंग्स, और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है? एसोफेगस है। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है इस तरीके का, और जब भी खुराक मेरे पास जो है तो आता है वो इसको डाउन कर देता है और खुराक इस पे फिसल कर एसोफेगस के अंदर चला जाता है। अच्छा, MCQ नंबर 11 है कि विच सेल्स इन द पैनक्रियाज सिक्रीट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? कौन से सेल्स हमारे पास वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को सिक्रीट करते हैं? तो अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ द पैनक्रियाज के ऊपर नज़र डालें उसी लेक्चर नोट्स के अंदर से, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो नीचे हैं हमारे पास पैनक्रियाज। अच्छा, मैंने आप लोगों को बच्चों कहा था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इन पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज हमारे पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसने एंडोक्राइन का काम भी करना है, इसने एक्सोक्राइन का काम भी करना है। एंडोक्राइन के अंदर इसने क्या चीज़ है? एंडोक्राइन पार्ट के अंदर आइलेट्स ऑफ लंगरहान है हमारे पास। आइलेट्स ऑफ लंगरहान ने क्या चीज़ करना है?
इसमें हमारे पास अल्फा सेल्स जिसने ग्लूकागोन को सिक्रीट करना है विच रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने इंसुलिन को सिक्रीट करना है विच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो डेल्टा सेल्स हैं उन्होंने सोमैटोस्टेटिन आप लोगों ने एक और कहाँ जगह पर पढ़ा, स्टमक के अंदर, वहाँ पर भी इसका इनहिबिटरी रोल था, यहाँ पर भी इसका इनहिबिटरी रोल है। वहाँ पर वो इनहिबिट कर रहा था गैस्ट्रिन हार्मोन को, यहाँ पर ये इनहिबिट करेगा ग्लूकागोन एंड इंसुलिन को, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन के ऊपर पिछली साल MCQ आ चुका है, तो ये आप लोग याद रखें। अच्छा, जो F सेल्स हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रेगुलेट अदर पेनक्रियाटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं। फिर उसके बाद हम एंजाइम सिक्रीट करने वाले सेल्स के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज़ दी एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन सेल्स में हमारे पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। हमारे पास रिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और रिंग से हमारे पास डक्ट्स निकली होती हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान में रखना है। रिंग्स, जिन सेल्स ने हमारे पास रिंग्स बनाई होती हैं उनको हम कहते हैं एसिनार सेल्स, और इन रिंग्स को एसिनस कहा जाता है, ठीक है। ये जो सर्कुलर रिंग आप लोग देख रहे हो, और जिन सेल्स ने हमारे पास ये डक्ट्स बनाई होती हैं उनको डक्टल सेल्स कहा जाता है। फिर इसमें यहाँ पर एक और टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको सेंट्रोएसिनार सेल्स कहा जाता है, और वो बेसिकली हमारे पास डक्ट की शुरुआत वाले सेल्स होते हैं। यहाँ तक इन सेल्स ने आगे जाके डक्ट्स बनाना है, ठीक है। ये जो पर्पल के अंदर मैंने ड्रॉ किए ना, बिकॉज दे आर इनसाइड द एसिनस, इनको सेंट्रोएसिनार सेल्स कहा जाता है, और ये बिल्कुल डक्ट्स के मुंह के अंदर मौजूद होते हैं। इनसे डक्ट्स अराइज होती हैं। ये जो सेंट्रल एसिनार सेल्स हैं, सेंट्रोएसिनार सेल्स, और ये जो साथ में डक्टल सेल्स हैं, इन दोनों का काम क्या है, इन्होंने बाइकार्बोनेट आयंस और वाटर को सिक्रीट करना है, और जो एसिनार सेल्स हैं उन्होंने एंजाइम्स को सिक्रीट करना है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, ठीक है। तो विच सेल्स इन द पेनक्रियाट सिक्रीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर हमारे पास चूँकि डक्टल सेल्स तो मौजूद नहीं हैं, तो हमने सेंट्रोएसिनार सेल्स को टिक कर देना है, ठीक है। द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट एमोनिया formed during the deamination of amino acid is converted by the liver into what? अमोनिया को, जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि डीअमाइनेशन के अंदर प्रोड्यूस होता है, लिवर उसको किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करेगा, लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये लिवर का एक फंक्शन है, और ये आप लोगों ने होमोस्टेसिस के अंदर पढ़ा है कि ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, हमने यूरिया के अंदर अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। द एक्ट ऑफ स्वॉल्विंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, साइंटिफिकली स्वॉल्विंग को डीग्लूटीशन कहा जाता है, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ आप लोग याद रखें। अच्छा, एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड इज स्टोर्ड बाय द लिवर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। एक्सेस ग्लूकोज को हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। इससे पहले जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था ना कि एनिमल्स का स्टोर्ड खुराक क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो वो कौन कर रहा होता है, वो लिवर कर रहा होता है, बेसिकली लिवर का एक फंक्शन है ये। अच्छा, द वाल्व दैट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन इज व्हाट। बच्चों, लार्जर इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट और स्मॉलर इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आपस में जंक्शन बनाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि स्मॉलर इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, इलियम, और लार्जर इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सीकम। तो जो स्फिंक्टर होगा वो इलियम और सीकम के बीच में होगा, तो नाम से ही जाहिर है कि इलियोसीकल वाल्व, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे पास स्टमक और जेजुनम के बीच में होता है। कार्डिक स्फिंक्टर स्टमक और एसोफेगस के बीच में होता है, और एनल स्फिंक्टर एनस के अंदर होता है। द कंडीशन इन विच टीथ आर सेट इन एन इंडिविजुअल सॉकेट्स इज कॉल्ड व्हाट। बच्चों, जब मैं आप लोगों को टीथ्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आप लोगों को 3 टर्म्स का बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है तो तीकोडोंट एक टर्म यूज़ होता है, हेट्रोडोंट एक टर्म यूज़ होता है, और डायफोडोंट एक टर्म यूज़ होता है। तीकोडोंट का मतलब ये होता है कि हमारे टीथ सॉकेट्स के अंदर मौजूद हैं। जो हमारी जॉ है ना, ये हमारी लोअर जॉ है और ये हमारी अपर जॉ है, तो इस जॉ में सॉकेट्स मौजूद हैं और सॉकेट्स के अंदर टीथ्स मौजूद हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाए, इसको तीकोडोंट कहा जाता है। हेट्रोडोंट का ये मतलब है कि हमारे जो टीथ हैं वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है। यानी एक किस्म के टीथ नहीं है हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म के टीथ्स हैं हमारे पास, तो दीज आर हेट्रोडोंट का एक टर्म यूज़ होती है। और डायफोडोंट का टर्म इसलिए यूज़ होती है कि हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ्स होते हैं हमारे लाइफ टाइम के अंदर, जो मिल्क वाले टीथ होते हैं और फिर उसके बाद एडल्ट लाइफ में हमारे पास एडल्ट वाले टीथ आते हैं। अच्छा,
विच डेंटल फार्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट्स द परमानेंट ह्यूमन टीथ इन वन हाफ ऑफ वन जॉ, यानी एक जॉ और फिर उसका आपने हाफ लिया हुआ है, तो उसमें जो टीथ होती हैं उसका फार्मूला क्या है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को पूरे जॉ का पता हो तो उसको हाफ हम कर सकते हैं, पूरा जॉ हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप लोग ड्रॉ भी करो, इसके ऊपर रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर के अंदर अपने टीथ को फील भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास 1 2, बीच के अंदर क्या है हमारे पास जो हमारे पास इंसाइजर्स हैं, तो इंसाइजर हमारे पास 4 होते हैं। तो एक यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे 4 इंसाइजर्स हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 कैनाइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर कैनाइंस है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 2 प्री मोलर्स मौजूद हैं, तो 1 2 प्री मोलर, 1 2 प्री मोलर, और फिर उसके बाद 3 हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मोलर्स मौजूद हैं। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास वो हैं मोलर्स हैं। तो अब हम इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो 2 इंसाइजर्स होंगे, 1 कैनाइन होगा, 2 प्री मोलर्स होंगे और 3 हमारे पास मोलर्स होंगे। तो ये हम देख लें, इंसाइजर 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्री मोलर 2 हैं, मोलर 3 है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ दी ए वाला। अच्छा, 18 MCQ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है बच्चों? ह्यूमंस के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। कौन कौन से हैं? हमारे पास पैरोटिड है, हमारे पास सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल, और हमारे पास जो है तो सब मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर। और मैं अगर आप लोगों को फिगर से शो करूं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लेट मी शो यू द फिगर। यहाँ पर हमने एक औरत का जबड़ा बनाया हुआ था। पैरोटिड ईयर्स के सामने या ईयर्स के नीचे, इन द साइड ऑफ द चीक्स, ठीक है। सबलिंगुअल, लिंग कहते हैं ज़ुबान को, तो सबलिंगुअल हमारे पास ज़ुबान के नीचे पाए जाते हैं, और सब मैंडिबुलर मैंडेबल के पीछे पाए जाते हैं, जॉ के पीछे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं MCQ नंबर 20 के ऊपर। विच सलाइवरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पिन्ना। बेस ऑफ द पिन्ना में कौन से होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को दिखाया पैरोटिड ग्लैंड्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कोलोन। हमारे पास बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ लेट से, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है। सबसे पहले हमारे पास आता है सीकम, ठीक है, जो कि एक ब्लाइंड पाउच है। उसके बाद हमारे पास कोलोन स्टार्ट होता है, और कोलोन में पहले हमारे पास होती है असेंडिंग कोलोन, जो कि ऊपर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। उसके बाद मेरे पास जो है तो बच्चों आता है डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन के बाद सिग्मॉइड कोलन आती है, जो कि एस शेप्ड है, ठीक है, एस शेप्ड। उसके बाद रेक्टम एक पाउच आती है, और फिर उसके बाद एनल कैनाल है। तो ये मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास सबसे पहले असेंडिंग है, फिर ट्रांसवर्स है, फिर डिसेंडिंग है, फिर सिग्मॉइड। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन भी, ये दूसरा वाला MCQ भी इसके साथ रिलेटेड है कि द ब्लाइंड पाउच प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड व्हाट। ये ब्लाइंड पाउच की बात कर रहे हैं। ब्लाइंड का मतलब ये कि यहाँ से हमारे पास इलियम ने इसमें एंटर होना है, तो ये पाउच है, इस साइड से तो ओपन है, इस साइड से ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब ये कि बंद है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सीकम। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज व्हाट। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? क्या यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होती है? नहीं होती। क्या यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होती है? यस, वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ही तो इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी नहीं होती, एंड सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन भी नहीं होता यहाँ पर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड व्हाट? वेलाई। ऊपर मैंने आप लोगों को कहा। अच्छा, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस आर व्हाट। कौन से एंजाइम होते हैं? अब मैंने आप लोगों को कहा था कि एंजाइम ने किस चीज़ ने एंजाइम को सिक्रिएट करना है? एसिनार सेल्स ने एंजाइम को सिक्रिएट करना है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं हमारे पास? हेमाइलेज होता है, यस, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए। ट्रिप्सिनोजन होता है, यस, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। पेप्टाइडेज होता है, पेप्टाइडेज भी होता है हमारे पास। रेनिन, रेनिन हमारे पास नहीं होता, क्योंकि रेनिन स्टमक का हार्मोन है हमारे पास। अच्छा, पेप्टाइडेज इज पेप्सिन,
पेप्सिन भी स्टमक का हार्मोन है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, माल्टेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन एंड पेप्सिन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें हमारे पास माल्टेज, एमाइलेज वगैरह, सॉरी एमाइलेज तो सही है लेकिन माल्टेज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन्स हैं। अच्छा, लार्ज डी नंबर ऑप्शन के ऊपर आते हैं ट्रिप्सिनोजिन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन हमारे पास भी प्रोटीन डाइजेशन के लिए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लाइपेज फैट्स की और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए। पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स टू यील्ड व्हाट? बच्चों बेसिकली अगर हम देखें ना तो प्रोटीन्स हमारे पास एक बहुत ही हाईली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमारे पास 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि आप लोगों ने देखा होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को, काफ़ी कॉइल्ड और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है स्टमक में से, तो स्टमक का हार्मोन है पेप्सिन। तो स्टमक ने पहला स्टेप करना है प्रोटीन्स पर और प्रोटीन्स को प्रोटीन स्ट्रक्चर से थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टमक उसको डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करे, नहीं, उसको अपने ज़रा सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो बच्चों स्टमक जो है, जो पेप्सिन है, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू अ सिंपलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं पेप्टोन्स। ठीक है, और पेप्टोन से भी एक सिंपलर फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स कौन कन्वर्ट कर रहा होता है? पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर काम कर रहा होता है हमारे पास जो पेनक्रियास का हार्मोन के एंजाइम्स है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन फिर इसको जो है तो कन्वर्ट करके हमारे पास डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस वगैरह हैं ये उनको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसमें ऑप्शन करेक्ट करना है ए। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर रेगुलेट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन सी जो लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वो कंट्रोल कर रही होती है? तो बच्चों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम हमारे पास मसल्स के साथ है। तो मिडल लेयर में जिसमें हमारे पास मस्क्यूलरिस है उसने हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करनी है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स है और ट्रांसवर्स मसल्स है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे पास फूड को आगे की तरफ प्रोपेल करना है। अच्छा, ओरल कैविटी इज एडेड इन दी सेलेक्शन ऑफ द फूड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस। सेलेक्शन ऑफ फूड का मतलब ये है कि आपने कौन सी खुराक खानी है, कौन सी खुराक नहीं खानी, यानी हम कहते हैं ना कि हमने जो है तो सब्ज़ी वगैरह नहीं खानी, हमारी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो ये सिलेक्शन ऑफ फूड कहा जाता है। तो कौन सी सेंस होती है? तो स्मेल एक मेजर रोल है कि ख़राब चीज़ तो आप लोग नहीं खाते, अगर उसकी स्मेल ख़राब है तो हम उस फूड को सेलेक्ट नहीं करते खाने के लिए। साइट, अगर एक चीज़ देखने से गंदी लग रही है तो उसको तो हम नहीं खाते ना। ठीक है, टेस्ट, अगर हमने एक चीज़ खा ली और हमें उसका टेस्ट गलत मिला, ठीक है, और हमें ख़राब मिला तो हम उसको थूक देते हैं। साउंड हमारे पास एक ऐसा सेंस है जिसका हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, खुराक आपको बातें करके तो ये नहीं बताता ना कि ये ख़राब खुराक है। ठीक है, अच्छा, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स ब्रीफली इन डिश एंड लार्जली इन डिश रिस्पेक्टिवली। ब्रीफली बच्चों होती है माउथ के अंदर जो हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज है, और लार्जली होती है इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारे पास किन एंजाइम्स के थ्रू होती है? पहले तो पेनक्रियास के एंजाइम आते हैं एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज हमारे पास उसको कन्वर्ट करता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, डाईपेप्टाइड फॉर्म्स, और डाईपेप्टाइड्स को फिर कौन वो कर रहा होता है? ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहते हैं कि जो हमारे पास जो इंटेस्टाइन की अपनी लाइनिंग है ना, जेजुनम, वो जो एंजाइम सिक्रीट करती है, मसलन हमारे पास जो माल्टेज वगैरह हो गए जो कि माल्टोस को डाइजेस्ट करता है, जो सक्रेज वगैरह हो गया, जो लैक्टेज वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ज़्यादातर हमारे पास माउथ और इंटेस्टाइन के अंदर होती है, 4 लिए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस नो एंजाइम्स? कौन सा एक ऐसी जगह है एलिमेंट्री कैनाल की जो कि कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करती? क्या एसोफेगस हमारे पास कोई एंजाइम सिक्रीट करता है? नहीं, एसोफेगस ही इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूडेनम भी एंजाइम करता है, स्टमक भी एंजाइम सिक्रीट करता है, जेजुनम भी एंजाइम सिक्रीट करता है, लेकिन एसोफेगस एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। एसोफेगस तो बेसिकली एक पाइप है जिसने खुराक माउथ से लेकर जाना है स्टमक की तरफ। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स? अदर से कौन सी चीज़ डिफरेंट है? एमाइलेज, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन। अगर आप गौर करें ना बच्चों तो ये तीनों हमारे पास हार्मोन्स हैं।
ग्लूकागोन हार्मोन पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लंगरहान सिक्रीट कर रहा होता है, गैस्ट्रिन हो गया, इंसुलिन हो गया। लेकिन जो एमाइलेज है दिस इज़ एन एंजाइम। तो बाकियों से कौन सी चीज़ डिफरेंट हो गई? बाकियों से डिफरेंट हो गई एमाइलेज। अच्छा, कुकिंग ऑफ द फूड एंड डिश इन द माउथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द फूड स्टफ बाय द एंजाइम्स। कौन सी चीज़ हम माउथ में करते हैं जिसका डाइजेशन के साथ वो है, डाइजेशन को फैसिलिटेट करती है? बच्चों, मेस्टिकेशन। टीथ के ज़रिए हम फूड की मेस्टिकेशन कर रहे होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो फिर आगे हेल्प करती हैं डाइजेशन। कार्डिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड, मैंने आप लोगों को ऊपर कहा था कि कार्डिक स्फिंक्टर हमारे पास मौजूद होता है इन एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड द कार्डिक रीजन ऑफ द स्टमक एंड द एसोफेगस। तो जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड द एसोफेगस। अच्छा, आते हैं MCQ नंबर 34 के ऊपर। पेरिस्टालिसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट बाय विच फूड इज मूव्ड अलोंग द। फूड को किस ट्रैक के थ्रू लेके जाया जाता है? फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू लेके जाया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ व्हाट? बाय मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ट्रैक्ट है फूड की और यहाँ पर खुराक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा पहले फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो ये जब अंदर की तरफ जाएंगी ना तो ये इसको आगे की तरफ प्रोपेल करेंगे, इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइकार्बोनेट? कौन सी वो हार्मोन है जिसने बाइकार्बोनेट और हमारे पास पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स है पेनक्रियाटिक जूस उसको स्टिमुलेट करना है? बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है सीक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। और मैं यहाँ पर जो है तो ज़रा वक्त लूँगा आप लोगों का, सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को ज़रा पढ़ते हैं कि इनके अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं। मेरे ख्याल से केपी के बुक में सिर्फ सीक्रेटिन मौजूद है, तो जिनकी बुक में जो चीज़ मौजूद है सिर्फ वही याद रखें। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ पर आ गए। सिगरेटिन को बच्चों फायरमैन कहा जाता है। हमारे पास स्टमक से काफ़ी हाईली एसिडिक फूड आता है और जब वो एसिडिक फूड ड्यूडिनम तक आता है तो ड्यूडिनम क्या चीज़ सीक्रेट करता है? सीक्रेटिन को। उसने इस आग को बुझाना है किस तरीके से, तो सीक्रेटिन जाएगा और पेनक्रियाज और लिवर के ऊपर काम करेगा और पेनक्रियाज और लिवर से क्या कराएगा? सीक्रीट रिलीज बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड, ठीक है? सीक्रेटिन ने ये काम करना है कि उसने बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड को सीक्रीट करवाना है लिवर से और पेनक्रियाज से, क्योंकि ये फायरमैन है, इसने आग बुझानी है। तो एसिड की आग बुझाने के लिए आप उसको बेस से न्यूट्रलाइज करोगे। मेक सेंस? रटे मत लगाओ, इट मेक सेंस, ठीक है? अच्छा, कोलिसिस्टोकाइनिन ने क्या करना है? CCK। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम बेसिकली होता है एंजाइम्स के साथ। तो कोलिसिस्टोकाइनिन ने पेनक्रियाज पे जाके कहना है पेनक्रियाज को कि अपने पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करो इनटू द ड्यूडिनम, और गाल ब्लेडर से कहता है कि जो बाइल आपके पास स्टोर्ड है, जो लिवर ने आपको दिया है, आप ज़रा मेहरबानी करके थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए और इस बाइल को रिलीज़ कर दीजिए इनटू व्हाट? इनटू द ड्यूडिनम। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन का फंक्शन है कि उसने आग बुझानी है। तो अगर हम आपसे MCQ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीक्रेटिन ने हमारे पास कौन से सेल्स के ऊपर एक्ट करना है इनसाइड द पेनक्रियाज, और कोलिसिस्टोकाइनिन ने कौन से सेल्स के ऊपर एक्ट करना है इनसाइड द पेनक्रियाज? तो सीक्रेटिन ने हमारे पास सेंट्रोएसिनार सेल्स और डक्टल सेल्स के ऊपर काम करने, क्योंकि वहीं से हमारे पास वाटर और बाइकार्बोनेट ने रिलीज होना है, जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन ने हमारे पास एसिनार सेल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि एसिनार सेल्स से वहाँ पर एंजाइम्स निकलने हैं। अच्छा, मोर गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन। वही पहला MCQ है, दोबारा रिपीट हुआ है, गैस्ट्रिन, ठीक है? अच्छा, सीक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर सीक्रेटेड इन व्हाट? मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ड्यूडिनम के अंदर सीक्रेट होते हैं ये दो। हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेशन की कितनी साइट्स मौजूद हैं? किन किन जगहों के अंदर डाइजेशन होती है? माउथ के अंदर डाइजेशन होती है बच्चों, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होती है। बाकी ना एसोफेगस के अंदर डाइजेशन होनी है, ना आपके पास जो है तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होनी है। तो हमारे पास 3 साइट्स ऑफ डाइजेशन है। आते हैं अब MCQ नंबर 39 के ऊपर, जो कि कहता है कि इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, ठीक है? तो बच्चों, आपको मैंने ऊपर कहा था कि उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं रेनिन।
ठीक है। और रेनिन ने क्या करना है, रेनिन ने हमारे पास जो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, उसको कोगुलेट करना है। तो चूंकि बच्चों ने तो मिल्क पीना होता है और मिल्क तो हमारे पास फ्लूइड है, तो कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने कि वो जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टमक के अंदर रहे ताकि उसको डाइजेस्ट किया जाए। अगर वो फ्लूइड है तो वो तो बह जाएगा, ठीक है। तो उसको स्टमक में रखने के लिए उसका जो प्रोटीन है कैसीन, उसको कोगुलेट किया जाता है ताकि जो मिल्क है उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस सॉलिड फॉर्म की फर्दर डाइजेशन होती है। तो पेप्सिनोजिन भी होता है, लाइपेज भी होता है हमारे पास, और जो रेनिन है वो भी हमारे पास जो है तो इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो 39 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ ए, ठीक है। और ये हमारे पास लाइपेज कौन सा है, दिस इज बेसिकली गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है ना, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, तो उसलिए फैट्स की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर लाइपेज भी मौजूद होता है जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है, ठीक है। और रेनिन होता है, पेप्सिनोजिन होता है क्योंकि उसने प्रोटीन को आगे डाइजेस्ट करना है। ये जो बाकी हैं ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है कि द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ एब्सेंट इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होता है। मैंने आप लोगों को कहा कि रेनिन बच्चों के अंदर पाया जाता है, तो बच्चों रेनिन हमारे पास नहीं पाया जाएगा एडल्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब हम MCQs को देखते हैं तो बच्चों C नंबर MCQ में भी रेनिन लिखा हुआ है और D नंबर MCQ में भी रेनिन लिखा हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। MCQ तो आप लोग कहोगे कि सर ने जो है तो MCQ रिपीट किया हुआ है, बट इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डबल N वाला रेनिन का क्या मतलब है और सिंगल N वाले रेनिन का क्या मतलब है। ये जो रेनिन है दिस इज़ द डाइजेस्टिव हार्मोन, दिस इज़ दैट डाइजेस्टिव हार्मोनी सॉरी एंजाइम जिसने हमारे पास मिल्क की डाइजेशन करनी है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो दूसरा रेनिन है ना, ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने होम्योस्टेसिस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि रेनिन इज़ अ हार्मोन दैट इज़ सिक्रीटेड बाय द किडनीज, और जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता है। तो एग्जामिनर आपको इस चीज़ में भी कंफ्यूज कर सकता है कि फिर पेपर में आप बैठ के ख़ुद को सेल्फ डाउट में जाओगे कि ये वाले रेनिन को टिक करूं या इस वाले रेनिन को टिक करूं, ठीक है। तो ये यू हैव टू नो कि डबल N वाला डाइजेस्टिव एंजाइम है, सिंगल N वाला ये है। अब यहाँ पर मैंने एक और भी चीज़ ऐड की है जो कि पेपर में हो सकती है, अगर आप लोगों का लक अच्छा हो तो आपने फिर उसको अपने जो फ़ायदे हैं उसमें इस्तेमाल करना है, और वो ये है कि 39 नंबर MCQ में ऑलरेडी आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग दी गई हुई है। तो आपने जो है तो हाजिर दिमागी का काम लेना है MD कैट के अंदर, और आप लोगों ने जो है तो ख़ुद से लकीर का फ़कीर नहीं बनाना। जब आप लोगों को 39 नंबर MCQ में उन्होंने रेनिन की अच्छी सही स्पेलिंग दी है तो आप लोगों ने उसी MCQ से आइडिया लेकर रेनिन की सही स्पेलिंग को टिक कर देना है। अब बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि वो आपको इस तरीके के MCQs दे, देयर आर चांसेस के 2 MCQ एक जैसे के जिसमें यानी एक MCQ वो आपको दे जिसमें किसी दूसरे MCQ का आंसर भी मौजूद हो, ठीक है। तो ये हाजिर दिमागी का काम आप लोगों ने लेना है MD कैट के अंदर, और ऐसे जो मौके आप लोगों को मिलते हैं उनको आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और इनको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि लेट से अगर 40 नंबर MCQ वो आपको पहले दे देता, ठीक है, लेट से किसी 34 नंबर MCQ की तरफ होता, तो अब यहाँ पर तो मैं कंफ्यूज हूँ ना, तो मैं इस MCQ को अटैम्प्ट नहीं करूँगा इस जगह के ऊपर। मैं इस MCQ के ऊपर जो है तो अपने लिए मार्क लगा लूँगा कि ये मैं बाद में अटैम्प्ट करता हूँ। हो सकता है कि आगे एक ऐसा MCQ आ जाए जिससे मुझे हिंट मिले और मैं 40 नंबर MCQ को करेक्ट कर दूँ। तो उसके बाद जब आप लोगों के पास 39 नंबर MCQ आता और आप लोग इसमें रेनिन की सही स्पेलिंग देखते तो फिर आप लोगों ने वापस जाना था उस 40 नंबर MCQ का करेक्ट ऑप्शन टिक कर देना था, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस तरह के मौके कभी कभार मिल जाते हैं और इसमें आप लोगों ने इसका जो फ़ायदा है वो लेना है। तो अगर किसी MCQ के ऊपर आप लोग कंफ्यूज हो उसको उसी वक्त अटैम्प्ट ना करें, पूरा पेपर करें, उसके ऊपर बाद में आए। हो सकता है कि पेपर में एक ऐसा MCQ हो जो कि आपको उस ही MCQ का आंसर दें,
ठीक है। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को ये जो है तो समझ आ गई होगी। इससे आप लोगों का जो डाइजेशन चैप्टर वो काफ़ी हद तक रिवाइज़ हो चुका है। अगर आप लोगों ने मज़ीद जो है तो इसको रिवाइज़ करना है तो आप लोग वो लेक्चर बी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।